नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। घर में ही घिरे ओली। जी हां, भारत के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपने ही घर में बुरी तरह से घिर चुके हैं। भारत जमीन को अपना बताने वाले नक्शे के बाद ओली लगातार मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। ओली के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तो चीन के प्रति ओली की नरमी से दूसरे नेता भी उनके खिलाफ आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। चीन कब्जे के खिलाफ अब आप देख रहे हैं कि असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रचंड ने अब ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर यह है कि जो नया नक्शा पास किया गया था उसको लेकर ओली अब बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। नेपाली जमीन पर चीनी कब्जे को लेकर अब नेपाल के अंदर भी असंतोष पनप रहा है। नेपाल की मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार पर इस मामले पर चुप्पी पर सवाल उठाए हैं कि ओली सरकार जवाब दे, चुप्पी से काम नहीं चलेगा। चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं विपक्षी पार्टी ने। नेपाली संसद के निचले सदन में इस मसले पर ध्यान खींचने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया गया है और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि नेपाल की 64 एकड़ जमीन चीन ने हड़प ली, लेकिन इस मामले में ओली सरकार चीन के प्रति नरमी आखिर क्यों बरत रही है, क्यों सख्त नहीं है, जमीन ऐसे क्यों जाने दी, जबकि भारत के खिलाफ लोगों को लगातार ओली भड़का रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर सत्ताधारी दल के सदस्य भी इस नीति के संभावित परिणाम से असहज हैं, खुश नहीं हैं। तो नेपाली संसद में अब इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि चीन को इतनी सारी जमीन दे दी तो ओली सरकार नरम क्यों है, क्यों वहां पर सख्ती नहीं दिखाई गई, क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र नेपाल रच रहा है। अब आप देखिए कि घर में ही ओली घिर रहे हैं, उनके ही लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने जोरदार तरीके से उनको घेरा है। 3 नेपाली सांसदों ने जमीन वापस लेने की मांग भी कर डाली है। तो भारत के बीच जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई है और पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ओली सरकार के कामकाज की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो अगले चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। पार्टी की एक अहम मीटिंग में इस मुद्दे पर प्रचंड ने ओली पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। आपको याद होगा कि वहां के एक नेता ने जब इस तरीके से विरोध किया था भारत के खिलाफ, जब नक्शा जो है पारित किया गया था, भारत की जमीन को अपना बताया गया था, तब वहीं की एक नेता ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उस नेता को घेरने की भी कोशिश की गई थी और अब आप देखिए वहां से उठते विरोध के सुर जो हैं नेपाल में लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर यह है कि नक्शा जारी करना ओली सरकार पर भारी पड़ रहा है। विरोधियों ने उनको घेर लिया है। एक सवाल जो सबसे अहम बनता है, सबसे बड़ा उठता है, वो ये कि चीन को जमीन दे दी तब कुछ नहीं किया और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पर जुड़ गए हैं। रमन, अब ओली सरकार बुरी तरीके से अपने ही घर में घिरती चली जा रही है। सवाल स्पष्ट है कि जब चीन को जमीन दे दी तब आपने कुछ नहीं किया और भारत के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन के द्वारा नेपाल की 64 हेक्टेयर जमीन पर जो कब्जा किया गया है, क्या उस से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ लगातार सरकार की भूमिका बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो नक्शा है उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाकर उन नक्शों को जो भारत की सीमा में हैं उन्हें नेपाल की सीमा में शामिल कराने का प्रस्ताव पास कराया गया और नेपाल की राष्ट्रपति से उस पर हस्ताक्षर भी किए गए। लेकिन नेपाली कांग्रेस के साथ साथ जो प्रधानमंत्री हैं कोली, उनकी पार्टी के कई सांसदों ने यह लिखकर कहा है कि जो चीन ने जो भूभाग हमारी हड़पी है उसको वापस लाने के लिए पहल शुरू करना चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर वहां की सरकार काफी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। क्योंकि विपक्षी पार्टी के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के सांसद, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी अपनी ही सरकार को घेर कर जो चीन के द्वारा अतिक्रमण किया गया है वहां की जमीन को लेकर उस पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो फैसला नेपाल की सरकार लगातार कर रही है उसको लेकर उनका लगातार विरोध चलता रहेगा। और रमन, चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि ओली अब कुछ कह नहीं रहे हैं इस मामले में, चुपचाप है, लेकिन चुप्पी से काम चलेगा नहीं क्योंकि भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें जो घाटा होगा उसकी भी बात वो गिना रहे हैं।
देखिए, वहां के सांसदों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर भारत के खिलाफ एक जनभावना को भड़काने की कोशिश कर रही है। और ऐसा किसके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि वहां की सरकार, वहां के सांसदों को ऐसा लग रहा है कि अलग से स्पेशल सेशन बुलाकर भारत में जो नक्शा है उस नक्शे को चीन के अंदर शामिल कराने के लिए प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन चीन ने जो भूभाग पे कब्जा किया हुआ है, चीन ने जिस जमीन को अपने अंदर कब्जा किया हुआ है, उसको लेकर सरकार बात नहीं करती है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ जो मीटिंग बुलाई जाती है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है। इसीलिए सांसदों का यह कहना है कि सरकार इस मामले पर अपनी नीति साफ करे और चीन के खिलाफ पहल करे। पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया जा रहा है प्रचंड की तरफ से ओली सरकार पर कि पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा घातक है। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण है, क्योंकि प्रचंड काफी बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से एक तरफा फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो पार्टी को हाईजैक करने की दिशा में चल रहा है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी रमन, आपने भी एक इशारा किया और वहां से जो पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है ओली सरकार का, वहां से भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या ओली सरकार किसी के दबाव में है? देखिए, बाकी भारत के द्वारा बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान ये आया था कि भारत और नेपाल के बीच में बेटी और रोटी का संबंध है। कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन नेपाल की सरकार को है तो उसे हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो नेपाल सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से भारत के खिलाफ बयान लगातार सामने आ रहा है, उसको लेकर विरोध वहां के सांसदों ने करना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल के सांसद हों या विपक्ष के सांसद हों, वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि जन भावना को भड़काने की कोशिश सरकार कर रही है और भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसका कि हम लगातार विरोध करेंगे। बिल्कुल रमन, आपने सही कहा और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं ओली, उनके बीच में अब जो तकरार है, टकराव है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल मांग तो ये भी उठ रही है कि चीन के खिलाफ नेपाल में कार्रवाई के लिए कुछ कदम उठाए जाए, क्योंकि ओली पर सीधे सीधे आरोप यह है कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और जो अन्य नेता हैं पार्टी के, उनसे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लगातार नेपाल में ओली सरकार का अविरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साध दिया है। शाह ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि एक परिवार के लालच ने सत्ता के लिए आपातकाल लगाया था और उस वक्त एक परिवार के हित पार्टी के हितों और देश के हितों पर हावी हो गए थे, ऊपर हो गए थे। सत्ता के लिए रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया था। प्रेस, कोर्ट, लोगों की बदलने की, बोलने की आजादी सब खत्म हो गई थी और गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए थे। ये देखिए, अमित शाह की तरफ से ये बड़ा आरोप फिर से लगाया गया है कि एक परिवार के हित देश के ऊपर हावी हो गए थे। उन्होंने कहा आपातकाल को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार ये निशाना। गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस का यह पलटवार हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अमित शाह से पूछा सवाल कि बहुमत वाली सरकार को सिर्फ 2 लोग ही क्यों चला रहे हैं। यह बड़ा सवाल उनकी तरफ से दागा गया है। हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर और जो संस्थान हैं उन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, नेहरू गांधी से इतनी घृणा आखिर क्यों है। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पलटवार करते हुए ये बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं अमित शाह से कि आखिर 2 परिवार ही सरकार क्यों चला रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार से इतनी घृणा आखिर बीजेपी को क्यों है, ये सुरजेवाला की तरफ से सवाल सीधे तौर पर बीजेपी से पूछे गए। गृह मंत्री अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये अहम सवाल पूछे। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुमत वाली सरकार को 2 लोग आखिर क्यों चला रहे हैं। और अब बात कोरोना की करेंगे। कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है, जिंदगी जीने के तरीके से लेकर रोजमर्रा की तमाम चीजें तक। कर्नाटक के बेंगलुरु की ये तस्वीरें जरा देखिए। दरअसल कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक में आज से 10वीं की परीक्षा शुरू हुई है। परीक्षा देने के लिए जब छात्र परीक्षा सेंटर पर पहुंचे तो उसके बाद का ये नजारा आपके सामने है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बच्चों को परीक्षा सेंटर परिसर में एंट्री दी गई। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग समेत कोरोना से बचने के लिए तमाम नियमों का पालन भी किया गया।
ये देखिए, तमाम ये स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे, लेकिन पहले जैसी जिंदगी नहीं है, बिल्कुल बदल चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस चीनी नागरिकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को समर्थन देते हुए दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस संगठन ने अब चीनी व्यक्तियों को न ठहरने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।